अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि खुदरा महंगाई के आंकड़े आ गए हैं और खुदरा महंगाई दर में तेज गिरावट आई है। जी हां, 5% से नीचे महंगाई, 4.7% के स्तर पर महंगाई के आंकड़े आए हैं अप्रैल के महीने में और 5.66% से घटकर 4.7%, तो करीब करीब 1% की गिरावट महंगाई के आंकड़ों में आई है। सीपीआई महंगाई यानी रिटेल महंगाई की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में रिटेल महंगाई में, खुदरा महंगाई में बड़ी राहत मिली है और ये 5% के नीचे आ गई है, 4.7%। मार्च के महीने में 5.66% पर यह आंकड़ा था, तो उस हिसाब से महंगाई में ठीक ठाक गिरावट आई है। इसका क्या मतलब है? और ये 15 महीने के 18 महीने का निचला स्तर है, मतलब ये 1.5 साल में सबसे कम महंगाई है। जी हाँ, आप देखिए कल चाइना में आंकड़े आए थे महंगाई के 3 साल में सबसे कम, और अभी जो इंडिया में आंकड़े आए हैं ये 1.5 साल में सबसे कम है महंगाई का आंकड़ा। और आपको याद होगा कि बढ़ती महंगाई ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को परेशान किया, दुनिया भर में ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन अब उसमें गिरावट आ रही है, 5% से नीचे ये आंकड़ा आ चुका है। इसका क्या मतलब है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहला रिएक्शन, चूंकि महंगाई में शार्प फॉल हम देख पा रहे हैं 5% से नीचे, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा सर? ये बहुत अच्छी खबर है, खासकर गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उनको ही महंगाई से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जो वेल ऑफ सेक्शन है उसके पास तो बचत होती है, तो वो महंगाई से अपना डील कर लेता है, लेकिन गरीबों के पास महंगाई से डील करने के लिए वो एक्स्ट्रा वो सेविंग नहीं होती है। तो इसलिए हमारे अर्थव्यवस्था में इससे लगता है कि कुछ बेहतरी और आएगी। दूसरी बात यह है कि जो इन्फ्लेशन का रेट जो कम होता है, उसका मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, उसका मतलब है कि दाम बढ़ने की दर कम हो गई है। तो दाम तो बढ़ते ही जाएंगे, है ना। पहले वो अगर 5.66% पे बढ़ रहे थे, तो अब वो 4.7% पे बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप समझे कि पिछले साल अगर 5% की बढ़त थी 100 रुपए पे, तो 105 हो गया। अब अगर वो 5 से हो गया 3 समझिए, तो यानी कि 103 पे आ गया, पर 105 पे 3% और बढ़ गया, तो फिर यानी कि 108 से हल्का सा ऊपर हो जाएगा। तो अभी हमें ये कंट्रोल करना और जरूरी है कि हमारा जो मुद्रास्फीति है वो और भी कम हो, क्योंकि 4% का जो बैंड माना जाता है आरबीआई का, अभी भी उससे ऊपर है। तो शुरुआती खबर तो अच्छी है, लेकिन इसका जब विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये दाम क्यों बढ़ रहे थे इतनी तेजी से, और अब उसमें गिरावट क्यों आई है। तो ये इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन्स हैं, उनमें बॉटलनेक्स जो आए थे, वो बॉटलनेक थोड़े कम हुए। दूसरी बात ये कि जैसे कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज बहुत बढ़ी हुई थी सप्लाई चेन के वजह से, चाइना में जो बॉटलनेक चल रहे थे, तो वो कुछ कम हुए हैं। उसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर है वो कम हुआ। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो कुछ सप्लाई बॉटलनेक जो काफी बढ़े हुए थे पैंडेमिक की वजह से, वो सप्लाई बॉटलनेक कुछ कम हुए हैं। तो उसकी भी वजह हो सकती है कि इस समय ये हो। पर एक सीजनल फैक्टर भी होता है। उस सीजनल फैक्टर ये है कि जो ऑफ सीजन होता है खाने पीने की वस्तुओं का, उनमें दाम तेज हो जाते हैं। अभी जब फसल आ रही है, और खासकर आप देखिए जो फूड ग्रेन्स हैं उसमें फसल अच्छी आ रही है गेहूं की पिछले साल के कंपैरिजन में। दूसरा, जो गेहूं के में रुकावट आ गई थी पिछले साल यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से, वहां पे क्योंकि समझौता है तो वहां से फूड ग्रेन बाहर निकल रहा है, उसकी भी वजह है। तीसरा ये कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि चीनी है, चीनी के उसमें जो एक्सपोर्ट को रोक लगा दी है, क्योंकि ये डर है कि जो चीनी की जो पैदावार कम हुई है। तो सरकार ने भी कदम उठाए हैं कुछ, जिससे कि जो शॉर्टेजेस थी अर्थव्यवस्था में वो थोड़ी कम हुई है। इंटरनेशनल फैक्टर भी है, नेशनल फैक्टर भी है। अच्छा, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर आपने बताए। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि ये बात ठीक है कि कच्चे तेल के दाम कम हुए, जो ग्लोबल सप्लाई में डिसरप्शन आया था यानी रुकावट आई थी वो कम हुई, और एग्री कमोडिटीज़ के दाम घटे दुनिया भर में, ग्लोबली एग्री कमोडिटीज़ के दाम कम हो रहे हैं। खाने के तेल की बात करते हैं अगर आप, तो देखिए खाने के तेल के दाम बहुत तेज़ी से कम हुए हैं, जो दाम बहुत बढ़ गए थे। तो दालों के दाम कम हुए, बाकी दाम भी कम हुए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, तो क्या ऐसे में ये उम्मीद की जाए
कि ये जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं अभी महंगाई के घट के, क्या फिर ये माना जाए कि ये गिरावट हम मई में भी देखेंगे? मतलब जब मई के आंकड़े आएंगे तो उसमें कुछ और गिरावट की उम्मीद करें सर हम? ये अभी के आंकड़ों के अनुसार तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो गिरावट ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि सीजनल फैक्टर्स भी हैं कुछ, मतलब जो सप्लाई बॉटलनेक्स वगैरह खत्म हो गए थे वो, उनसे भी असर तो आगे पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज है कि अभी जैसे क्रूड में थोड़ी सी बढ़त हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूएस की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन की है, उनके स्टॉक्स थोड़े वो लग रहा है कि वहां पे स्टॉक्स की पोजीशन ऐसी है कि अभी क्रूड के दाम पिछले एक दो दिन में बढ़ने लगे हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था यूएस की उतनी मंदी में नहीं जाती है जितना कि सोचा जा रहा था, तो हो सकता है क्रूड के दाम फिर थोड़े और बढ़े, थोड़े कमोडिटीज में और बढ़त आए। तो ये देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में कि अर्थव्यवस्था में, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसमें मंदी की हम तरफ जा रहे हैं या मंदी कम होने की उम्मीद है। यूक्रेन का युद्ध है, वो किस प्रकार से चलता है उस पर भी ये निर्भर करेगा, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध की वजह से काफी चीजें परेशानी में आ गई थी। ब्रिटेन में इन्फ्लेशन रेट अभी भी काफी तेज चल रहा है। यूएस में थोड़ा सॉफ्टन हुआ है, लेकिन ब्रिटेन में काफी तेज चल रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन युद्ध का जो असर है, जो ब्रेक्सिट का असर है, वो वहां पे ब्रिटेन में देखा जा सकता है, यूएस में वो नहीं है। तो इसलिए कई इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो किस प्रकार से चलेगी। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी थोड़ा और स्लो डाउन होती है तो फिर हो सकता है कि दाम और भी कम हो जाएं। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो अभी हम अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो ये कहना कि जो ट्रेंड अभी है वो आगे भी चलता रहेगा, वो थोड़ा एक मुश्किल हो जाता है कहना। अच्छा। लेकिन इस समय लग रहा है कि शायद चीजें सॉफ्टनिंग की तरफ चल रही हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है, आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हालात और बेहतर हों महंगाई को लेकर। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये होगा कि चूंकि आपने खुद, चूंकि आप तो इकोनॉमिस्ट हैं और आपने देखा कि महंगाई ने किस तरह से दुनिया भर की इकोनॉमी को परेशान किया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत तेज़ी से ब्याज दर बढ़ाने लगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महंगाई का जो अभी आंकड़ा घट के आया है 4.7, इसके बाद आरबीआई का रुख आपको क्या लगता है? ठीक है, पॉज तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या ये बात करना अभी जल्दबाजी है या कहना ठीक है कि अब हम ब्याज दर घटाने वाली गाड़ी में चढ़ने वाले हैं? ऐसा कुछ संभावना आपको दिख रही है क्या? नहीं, अभी नहीं दिख रही, क्योंकि अभी आपने देखा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, यूरोप में बढ़ा क्योंकि अमेरिका ने बढ़ा दिया। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है वो भारत में और यूएस में और अर्थव्यवस्था में वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ज्यादा हो जाता है, तो जो हमारे यहाँ कैपिटल आता है वो कैपिटल बाहर जाने लगेगा। अच्छा। और कैपिटल बाहर जाएगा तो उसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा, हमारे रुपए पे उसका असर पड़ेगा। तो अभी आप ये देखिए, जैसे भारत में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं इतनी बार पिछले 1.5 साल में, उसका डायरेक्ट असर नहीं है हमारे इन्फ्लेशन पे। वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारे देश से अगर पैसा बाहर जाने लगेगा फॉरेन एक्सचेंज और रुपया गिरने लगेगा तो इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। हाँ, तो उनको ये है कि हमको रोकना है कि जो कैपिटल बाहर ना जाए। तो हमारे अभी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अब हमने पॉज किया, जबकि जो यूएस में बढ़ाया, ब्रिटेन में बढ़ाया, बाकी जो यूरोप में बढ़ाया, तो हमें भी मुझे लगता है कि अभी पॉज से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम घटा नहीं सकते हैं, जब तक वहां नहीं घटने लगेगा तब तक अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट घटाने लगे तो जो गैप है हमारे इंटरेस्ट रेट में और बाहर के इंटरेस्ट रेट में, वो जब बढ़ जाएगा हाँ। तो वो उससे फिर परेशानी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपसे आईआईपी पे पूछना चाहता हूं सर। आईआईपी के आंकड़े घट के आए हैं, तो उसका 1.1% मार्च महीने में, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा सर? देखिए, हमारे अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है उस पर असर पड़ रहा है। जो लग्जरी आइटम्स हैं और जो वेल ऑफ के कंजम्पशन के आइटम है, वहां तो डिमांड चल रही है, लेकिन जो कमजोर वर्ग हैं हमारे देश के, वहां पे जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड में परेशानी आ रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से कहिए कि डिमांड की एक शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि के शेप एक तरह से कहा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बढ़त हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्सपेंस पे। तो आप चाहे देख लीजिए, कॉमर्स है वो बढ़ रहा है लोकल ट्रेड के कंपैरिजन में, और फिर आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर में भी यही हाल है।
कि जो बेटर ऑफ प्रोडक्शन वो अच्छा कर रहे हैं। उसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, लेदर गुड्स में है, टेक्सटाइल में है, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री में है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में आप देखेंगे डिमांड शिफ्ट कर गई है, और उसका असर ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन वो 94% है, तो वहीं से डिमांड ज्यादातर आती है। तो अगर डिमांड कम रहेगी तो फिर जो आपकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का रेट भी कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी कम हो जाएगी, कंजम्पशन की डिमांड भी कम हो जाएगी। उधर एक्सपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि दुनिया में तो मंदी का डर है, तो वहां पे एक्सपोर्ट में भी जो कमी है। तो ये जो ड्राइवर्स हैं हमारे, जो ड्राइव कर सकते हैं अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, सब में कमजोरी है। और बेरोजगारी तो हमारे यहाँ चल ही रही है, बेरोजगारी की वजह से भी गरीबी है। तो ये जो सारे ड्राइवर्स हो सकते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अर्थव्यवस्था को ले जाएं, वहां पे कमजोरी चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी है ओवरऑल जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उस पर, और जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं उस पर। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन आंकड़ों को हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए।